Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSI Net channel. So dear all, किस चैनल पर Wi-Fi Study CSI Net चैनल पर और मेरा रेफरल कोड है अमित S10। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ और इन बीच में एग्जाम क्वालिफाइड हूँ और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ऑल ऑफ यू। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मली जानते हैं मेरी अदर क्लासेस के बारे में। द फर्स्ट वन इज द 45 डे क्रैश कोर्स जो कि मंडे टू फ्राइडे होती है, जिसका टाइमिंग होता है 11:30 AM और किस प्लेटफॉर्म पर? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। सर क्या है ये वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल? भाई ये वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल एक यूट्यूब पर चैनल है। ओके, सो जिस पे आप जाएंगे और उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप मेरी सारी ओल्ड वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेस, उसी का नाम दिया गया है वाईफाई स्टडी CSIR नेट। इवन दो अदर एजुकेटर्स की, देखो उस पर क्या लिखा गया? CSIR नेट, दैट मीन्स द पर्सन हु इज जस्ट एन एजुकेटर ऑन द वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। उन सब की वहां प्लेलिस्ट में आपको बाय नेम वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, सो नाउ देन, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अदर क्लासेस की। अदर क्लासेस कौन कौन सी हैं? अदर क्लासेस हैं जी स्पेशल क्लास, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करा रहे हैं प्लस टेस्ट। आजकल हमारे कुछ टेस्ट चले हुए हैं जी। सो दैट मीन्स कब होती है ये? एवरीडे होती है और प्लेटफॉर्म होता है इसका अनअकैडमी और टाइमिंग होता है जिसका 9:30 PM। बट ये क्लास कभी कभी दिन में भी हो जाती है। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, व्हाट आई हैव टू डू, और आपको कैसे पता लगेगा? आप जस्ट फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके रखिए सो दैट आप लोगों को इन टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे इस क्लासेस का। अनदर क्लास इज अ प्लस क्लास। क्या होता है इस प्लस क्लास में और क्या हम एक्सेस कर सकते हैं? हाँ, स्पेशल क्लास को तो आप एक्सेस कर सकते थे बिकॉज दिस इज अ फ्री, जस्ट यू नीड ए अकाउंट ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। बट प्लस क्लासेस के लिए आपको आवश्यकता है सब्सक्रिप्शन की। और सब्सक्रिप्शन से क्या फायदा होता है जी? देखिए इसमें अभी हमारा कोर्स चला हुआ है लीनियर अलजेब्रा, राइट। सो चलिए अब हम देखते हैं कैसे हम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो दिस रिटन इज हियर, हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सो व्हाट वी हैव टू डू? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हमें जाना चाहिए नेट एग्जाम कैटेगरी पे। जैसे ही हमने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से, उसके बाद हमें उस पर अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद जाना होगा नेट एग्जाम कैटेगरी पे, क्लिक कीजिएगा CSIR UGC नेट बटन पे और क्लिक कीजिएगा गेट ऑन सब्सक्रिप्शन बटन। यू विल गेट दिस पेज जिस पे दिया गया है 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन का चार्ज, 3 मंथ के, 6 मंथ के, 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन का रिस्पेक्टिवली चार्ज। तो चलिए जी, ये इतना सारा लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल हम पर्टिकुलर वन को पकड़ते हैं अपने 12 मंथ के, तो क्या है इसके चार्जेस? 11,550 रुपए। लेकिन अगर आपने ये रेफरल कोड यूज कर लिया जो कि इस गिफ्ट पैक के बराबर में रखा हुआ है, क्या है जी? ये अमित S10, अमित S10। अगर आपने इस रेफरल कोड का यूज कर लिया, दैट मीन्स व्हाट्स हैपन, तो आपका ये सारा जो अमाउंट लिखा हुआ था, यू कैन सी दैट विल बी चेंज विद द 10% डिस्काउंट। सो दैट मीन्स 11,550 थे, वो 10,395 में हो गए। यानी कि अगर पर मंथ कोर्स निकालें तो 866 रुपए पर मंथ हो गए। और अगर मैं कहूं कि भाई पर डे की कोर्स निकाले तो अप्रोक्सीमेटली 29 रुपीज हो गए हमारे पास। ओके, सो दैट्स ए गुड थिंग। हमारे पास तो भाई 28 से 29 रुपए में हमें मिल जा रहा है एक पूरे 829 रुपए में। मतलब मैं मुझे नहीं लग रहा कि 28-29 रुपए में, 28 से और 29 रुपए में अगर हम बात करते हैं कि पर डे सारे एजुकेटरों को आप एक्सेस कर सकते हो, सबके PDF नोट्स मिल जाएंगे। किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये हम मिलने वाला है ऑफलाइन। ऑफलाइन में तो इससे ज्यादा हमारा रेंट ही हो जाएगा, रूम रेंट पर मंथ का बेटा। सो दैट मीन्स जितना हम यहाँ बात कर रहे हैं ना कि 866 रुपए पर मंथ, इतने में तो बेटा हमें रूम भी नहीं मिलता कहीं पर। सो दैट मीन्स मुझे नहीं लगता कि बहुत कॉस्टली है। सो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए वट एवर इज द मंथ यू वांट टू चूज, और मेरा रेफरल कोड है अमित S10। चलिए लास्ट फॉर्मल स्लाइड पे चलते हैं जिसमें डिस्कस किया है मैंने स्टेट जी मैथमेटिकल साइंसेज का जो पेपर है उसके लिए क्या स्टेट जी और क्या एग्जाम पैटर्न है। दिस इज अ गुड फॉर द ओल्ड स्टूडेंट्स, हाउ टू मैनेज CSIR नोट एंड बुक लिस्ट फॉर द CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेज। क्या लिंक्स दिए गए हैं जी? वाईफाई स्टडी CSIR नेट के ये सारे के सारे वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल के ही लिंक दिए गए हैं जी यहाँ पर, ठीक है। सो ऑल लिंक्स बिलोंग्स टू द वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं और ये लिंक तो आपके पास अवेलेबल है ही जी। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं
The first question is that let J denote the matrix of order n cross n with all entries 1, and let B be the 3n cross 3n matrix is given by B is equal to this. Then rank of the matrix B is. कैसे हम इस मैट्रिक्स का रैंक निकालें? तो बेटा जब भी कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्टली हमें क्या करना होगा, आप यहाँ पर देखिएगा जे मैट्रिक्स क्या कहा गया है हमें, जे मैट्रिक्स को जे को कहा गया है कि हमारे पास वो एक ऐसी मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की जिसमें हर एक एंट्री 1 है. तो लेट अस व्हाई नॉट वी हैव टू कंसीडर द 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. मैंने कहा कि ठीक है जी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. ये एक मैंने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कंसीडर कर ली. एक और कंसीडर कर लेते हैं जी 1 1 1 1. That is a 2 cross 2 matrix right now. So this is a J1 and that is my J2. J1 और J2 के अंदर आप नोटिस कीजिएगा क्या हुआ जी, J2 का अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं तो व्हाट हैपन 1 0 0. इसका मतलब क्या हो गया जी, रैंक ऑफ J2 मेरे पास क्या हो गई है जी, दैट इज इक्वल टू अ सिंपली व्हाट अ 1. राइट, यानी कि एक वेक्टर मेरे पास नॉन जीरो पड़ा हुआ है, इसको वेक्टर कहते हैं बेटा, ये रो वेक्टर. सो वन रो वेक्टर इज ए नॉन जीरो, जबकि R2 हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा जीरो वेक्टर है. सिमिलरली कम टू द J1. J1 के पास अगर मैं चलता हूं तो व्हाट हैपन, आई एम गोइंग टू रिड्यूस दिस वन. भाई रैंक को मुझे देखना है, सो दैट मींस फर्स्ट वेक्टर को मैंने एज इट रखा. भाई R2 को R1 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, R3 को भी R1 में सब्ट्रैक्ट कर दिया. वी आर गेटिंग व्हाट 0 0 एंड 0. 3 0 यहाँ पर मिल गए और 3 ही 0 यहाँ पर मिल गए. दैट मीन्स अगेन व्हाट वी आर गेटिंग, रैंक ऑफ अ J1 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1. एनी हाउ अगर ये मेरे पास n क्रॉस n भी हुआ, इससे क्या निष्कर्ष निकाला मैंने कि भाई अगर मेरे पास ये n क्रॉस n भी हुआ तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है जी, कुछ नहीं. मैं रिड्यूस करके क्या ले आऊंगा 1 1 1 एनी हाउ that will be the 0 0 0. ये पूरा वेक्टर मेरे पास 0 हो गए. तो that means अगर मैंने यहाँ पर Jn भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, that is Jn की भी क्या आने वाली है जी आपके पास, रैंक तो 1 ही आने वाली है. यानी कि हर एक में एक नॉन जीरो वेक्टर पड़ा हुआ है. राइट, जे आपके पास बी जो मैट्रिक्स है इसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स रखे हुए हैं, जे 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 जे. राइट, सो जे तो n क्रॉस n का था, हर एक के पास क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है. एक नॉन जीरो वेक्टर क्या है, वन नॉन जीरो वेक्टर. सो दैट मीन्स इसके भी पास और इसके पास भी, तीनों के पास नॉन जीरो वेक्टर रखा हुआ है. तो यू व्हाट यू कैन कंक्लूड दैट दिस इज द rank of the matrix is what this implies, rank of B is nothing which is equal to a 3. ओके, सो दैट मीन्स तीनों के तीनों नॉन जीरो वेक्टर हैं और यहाँ पर ये पूरी मैट्रिक्स में जो वेक्टर्स बने अब इसके पास, दिस विल बी द li. सो दिस विल हैपन, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3. ओके, तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R4 इज ए बेसिस फॉर R4. हमें क्या कहा गया, B1 B2 B3 दिया गया हमें. तो चलिए देखो, जब भी हमें बेसिस के लिए हम पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट, सबसेट दिए हुए हैं, कहा कि ये बेसिस होंगे नहीं, तो बेसिस की सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि क्या ये Li है, क्या ये LD है. भाई Li है तब हमें देखना होता है कितने हैं. तो R4 के लिए बोला है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबके अंदर 4 हैं. तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि Li है या नहीं है. सो Li के लिए क्या होगा, हमें मैट्रिक्स को अपना मैट्रिक्स को जो वेक्टर्स लिखे हुए इनको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखिए. तो व्हाट हैपन, B1 को मैंने लिखने चला, सो B1 इज इक्वल टू व्हाट, आई एम गोइंग टू पुट इन द मैट्रिक्स फॉर्म. First one 1 1 0 0, another is 1 1 1 0, and last one is 1 1 1 1. कैसी मैट्रिक्स आ गई जी, दिस इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ये तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. ओके, सारी आइगन वैल्यूज कैसी हैं, 1 है जिसकी. ओके, दैट इज ए गुड. सो मेरा पर्पस तो लेकिन ये सब चेक करना नहीं है, मेरे पास जो मैट्रिक्स आई है मुझे देखना है क्या, कि क्या ये मैट्रिक्स जो है मेरे ये सारे वेक्टर Li है या LD है. क्लियरली वी कैन सी दैट दीज आर द Li वेक्टर्स, ऑल आर. सो इसका मतलब क्या हो गया जी आपके पास, these are the Li vectors, so that form a basis for R4. now our span की कंडीशन भी है हमारे पास, बट इसी से ही हो जाता है बेटा. now then B2 को देखिए, आपके पास B2 क्या है, what is the B2, 1 0 0 0, 1 2 0 0, 1 2 3 0, 1 2 3 and 4. right, this is the matrices. Again there is a triangular matrix,
So all eigenvalues are 1 2 3 and 4 respectively, distinct eigenvalues सारे के सारे इसके पास, बट सारे के सारे वेक्टर्स कैसे li, जो कि लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड था। सारे वेक्टर्स li, ऊपर वाले के भी li, इवन दो बेटा सब के सब उसी तो फॉर्म में लिखे मैं, बिल्कुल वही फॉर्म ही है। तो इसका मतलब p1 has a li vector, this is form a basis, form basis for R4, also the basis for also बेसिस फॉर R4, ये भी बेसिस है भाई R4 के लिए, और ये भी आपके पास बेसिस है R4 के लिए। अब B3 को भी देख लीजिए जी, अच्छी कितनी अच्छी बात थी, जस्ट हमें को तो रिड्यूस ही नहीं करना पड़ रहा है, हो सकता है लास्ट में भी ना करना पड़े, और या हो सकता है करना पड़े। देख लेते हैं, 0 0 and then -5 and -5 0 0, right, this is the matrix। तो बेटा इसको रिड्यूस कर लीजिए, फर्स्ट को एज इट रखिए, सेकेंड को भी। अब आपके पास क्या है, R3 है, R3 में हम क्या कर सकते हैं, R3 के अंदर सिंपली R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1। तो R3 में से आपने 2 टाइम्स इसको किया, तो व्हाट वी आर गेटिंग, फर्स्ट टर्म विल बिकम 0। नाउ देन व्हाट हैपन, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, सो दैट मींस 4 हुआ, और 1 में से 4 गया, आपके पास कितने बचे, माइनस के 3 बचे, देन -3। नेक्स्ट टर्म 0 0 है, सो दैट मींस 0 में से 0 घटाओगे तो 0 ही आने वाला है जी। नाउ कम टू दिस वन, अब आपने क्या किया, R4 में, R4 के अंदर क्या कर रहे हैं आप, R4 में से आपने कितना घटा दिया, ऐड कर दिया 5 ऑफ R1 को, राइट, क्योंकि नीचे तो माइनस का है हमारे पास, ओके ना। सो दैट मींस व्हाट हैपन, नाउ देन जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, तो फर्स्ट टर्म विल बी दिस 0, इसको 5 का मल्टीप्लाई किया यानी कि 10, 10 प्लस 5 15, okay, and next terms are 0 and 0, this is the matrix। Again I will reduce this one, what happened, 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1। now then इसमें आप देख सकते हैं क्या करेंगे, हम इसको तो एज इट रख लेंगे, लेकिन अब मैं R4 में क्या करूंगा, R4 के अंदर मैं R4 प्लस क्या करेंगे जी, 5 टाइम ऑफ R3 ऐड कर देंगे। सो व्हाट हैपन, इसको हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, so that means this has become a -15, और ऐड किया तो what we are getting, 0 0 and 0 0, so that means what you are getting, you are getting the zero vector, जीरो वेक्टर मिल गया जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस सेट जो हमें मिला हुआ है, दिस इज अ एलडी सेट, राइट। इसका डिटरमिनेट नॉन जीरो था, इसीलिए मैंने सीधा ही बोल दिया था, डिटरमिनेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो डिटरमिनेट इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, B2 का भी, राइट। बट B3 का क्या हुआ जी, B3 का डिटरमिनेट इज इक्वल टू जीरो आ गया, जीरो वेक्टर भी, और वैसे भी डिटरमिनेट हमारे पास जीरो आ गया, तो उसका मतलब क्या हो गया, दिस कैन नॉट फॉर्म ए बेसिस, कैन नॉट बी बेसिस, B3 cannot be basis for किसके लिए, R4 के लिए। सो नोटिस कीजिए अब आपके पास क्या आंसर है बेटा, B1 B2 बट नॉट B3 इज द करेक्ट आंसर। तो पहला ही आंसर पड़ा हुआ था जी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, कल से मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस भी लाने की, ठीक है ना बेटा। ओके, नाउ दैट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है जी, u और p की वैल्यू, u इज व्हाट, u is equal to the ordered pair x y z। कंडीशन क्या दी हुई है जी, x y के बराबर है और इक्वल टू z है। नोटिस कीजिए, पुट डाउन ऑल दीज थिंग्स, व्हाट हैपन, x x x, u is equal to क्या आ गया जी, सिंपली वर्क्स, implies that क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ u is equal to 1, एक ही फ्री वेरिएबल है ना, तो मैंने डायमेंशन निकाल लीजिए, इसकी इवेंट आ गई है। ओके, u प्लस वी की बात की है ना एग्जामिनर ने, तो पहले सबसे पहले v को भी देख लेते हैं। v क्या है, v इज नथिंग एक्स वाई जेड, और कंडीशन क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू 0, तो पुट कर दीजिए, व्हाट हैपन, 0 y एंड z है जी आपका v, दैट इज योर x u और दैट इज योर v, ये u है जी, ये v है। अब हमसे क्या पूछा है, u प्लस v, इसकी डायमेंशन कितनी हुई, इसकी डायमेंशन हुई जी आपके पास u की v की डायमेंशन हुई, दिस इज a u, ओके, और डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू, आ गई जी, टू फ्री वेरिएबल्स हैं बेटा। अगर कहीं डायमेंशंस के बारे रिगार्डिंग पूछ ले तो भी आप यहाँ से बता सकते थे ऐसे देख करके, ठीक है ना। बट इसने क्या पूछा है, u प्लस v पूछा है। सो u प्लस v इज इक्वल टू x plus y or simply x plus z, this is your u plus y।
कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है, राइट? सो दैट मीन्स आपने इसको इसके साथ ऐड कर दिया, इसको इसके साथ और इसके साथ, व्हाट यू आर गेटिंग x, x plus y or x plus z. Now see there how many free variables are there. What is the dimension of u plus v? Dimension of v, you have x, you have y, you have z. That means all the three variables are free. So that means what happened? A dimension of u plus v is equal to 3. So that means किसको generate करेंगे ये? R3. So what are these? These are the odd main outs. They cannot be, the only answer is this one. Dimension 3 है, इसी की तो होती है बेटा, ये तो R2 रखे हुए, सब R2 है हमारे पास, ठीक है ना? और एक आंसर होने पे सबकी सब आपके पास सेम हो जाएंगे। तो व्हाट हैपन? द करेक्ट वन इज द R3. तो चलिए अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं आवर सॉफ्टवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, एंड देन आई विल मूव टू द फर्दर. Is it working? Yes, that's working properly, no problem. Now come to this one. What is the next question? The dimension of the vector space of all symmetric matrix A is equal to Aij of order n cross n with real entries A11 is equal to 0 and trace 0 is. आप नोटिस कीजिए, यहाँ कई तरीके से क्वेश्चंस को घुमाया जाता है आप लोगों के साथ, बट डोंट वरी अबाउट दैट, इज ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि अगर मेरे पास डब्ल्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सब स्पेस दिया हुआ है और वेक्टर स्पेस क्या है? एन क्रॉस एन मैट्रिसेस का, एम क्रॉस एन मैट्रिसेस का, ऑल द मैट्रिसेस, ऑल टाइप ऑफ द मैट्रिसेस, राइट? उसका एक सब स्पेस ले लिया हमने, क्या एक सबसेट ले लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और हम जानते हैं कि दैट फॉर्म है सब स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस. सो अब हम इसकी डायमेंशन सबसे पहले आप देख लीजिए, फिर कंडीशंस को देख लीजिए, ठीक है? इसने कहा ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि A इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज. पहली बात मैट्रिक्स ये है हमारे पास, राइट? विद रियल एंट्रीज A11 को क्या कहा गया है जी? 0. तो एक हमने मान ली मैट्रिक्स कैसी? ऐसी मैट्रिक्स A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n. और हम यहाँ पर कहाँ तक चले? A आपके पास N1 तक, N2 तक और डॉट 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 ANN. ये हुई यहाँ पर हमारे पास A, राइट? टू फॉर्म दिस A टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि A का ट्रांसपोज इक्वल हो, तो क्या होना चाहिए इसके अंदर? इसके अंदर भाई डायगोनल्स को तो हम कुछ नहीं कहने वाले हैं, ये तो सेम ही रहने चाहिए हमारे पास. बट अगर ये कोई वैल्यू आपके पास, मैं कहूँ कि A12 है, तो दैट आल्सो विद A12, क्योंकि इसका ट्रांसपोज यही आना चाहिए बेटा, ठीक है? तो ट्रांसपोज ये वाली वैल्यूज ये वाली, यानी कि रो आप में जो दिखाई दे रही है वही कॉलम में दिखाई दे. तो व्हाट हैपन? ठीक है सर, हम इसको ऐसे लिख देते हैं. सो दैट मीन्स क्या होगा जी? A12 आ गया आपके पास, A13 आ गया, डॉट डॉट A1n आ गया. ओके, दिस इज वैल्यू इज A22 एंड सो ऑन. आपके पास क्या है जी? A1 आया, राइट? नाउ देन दिस इज द वैल्यूज A and n आ गया आपके पास, right? Now so simply what happened, this is a A2n. So these are the values जो हमारे पास आ गई यहाँ से. जो वैल्यू मुझे यहाँ दिखाई दे रही है वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. A2n यहाँ पर है, so that must be the A2n here. A2n will be here. So anyhow आप नोटिस करेंगे कि ये वैल्यूज किस पे? डे वैल्यू अगर ये आई है तो ये भी आई है, इसका मतलब फ्री वेरिएबल्स जो है कोई भी हाफ है. अब हम इसकी तरफ अप्रोच करते हैं. इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने? ए के अंदर हमने क्या बनाया? ये एक मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में कितने थे हमारे पास टोटल एलिमेंट? टोटल एलिमेंट्स थे, टोटल एलिमेंट्स आर n स्क्वायर, n क्रॉस n ना, राइट? नाउ डायगोनल्स पे कितने एलिमेंट बेटा? हमारे डायगोनल्स पे n एलिमेंट्स. सो डायगोनल एलिमेंट्स आर n. रिमेनिंग दोनों साइड के कितने एलिमेंट? रिमेनिंग एलिमेंट्स आर कितने? n स्क्वायर माइनस n. बट आप नोटिस कर रहे हैं अगर ये अपियर हुआ तो इसको भी अपियर होना पड़ेगा, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं और सेम एलिमेंट होगा वो. सो व्हाट हैपन? ये हो गई जी, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर इसमें इस पार्ट में इंडिपेंडेंट है, या मैं कहूँ कि सिर्फ इस पार्ट में कितने एलिमेंट है? दीज आर द व्हाट? दीज आर n स्क्वायर माइनस n बाई 2. ये फ्री वेरिएबल्स है मेरे पास. अब इससे मुझे ये पता लगा. तो ठीक है सर, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 मेरे पास कितने हो गए जी? दीज आर द फ्री. और प्लस इसने क्या कहा? डायगोनल एलिमेंट, ये भी तो फ्री थे ना, इस पे भी तो
अब आप नोटिस भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना, यू कैन सी दीज थिंग्स। ओके, जैसा एलिमेंट यहाँ आएगा वैसा ही यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर भी A13 ही है। सो व्हाट हैपन एनी हाउ, क्या हुआ जी, ये एलिमेंट तो हाफ हो गए, तो यानी कि ये जो एलिमेंट थे दीज आर द फ्री एन एलिमेंट्स। सो ये फ्री और ये वाले फ्री कितने हो गए जी, दैट इज नथिंग एन n plus 1 by 2 which is equal to, also equal to the summation n with real entries a11 is equal to 0। अब आपको क्या कंडीशन दी गई है, अब आप देखिए, इसने कहा आपके पास जो वेक्टर स्पेस बन रहा है W, सो उसको क्या कहा, अ मैट्रिक्स है सच दैट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, बट और भी कंडीशन क्या दी भाई, जिसके अंदर A11 की वैल्यू भी 0 है, प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस डॉट डॉट ANN इज इक्वल टू भी 0 है, यानी कि ट्रेस भी 0 है। दो कंडीशन दी हुई है ना। सो अब आप नोटिस कीजिए भाई, एक वेरिएबल तो इसने यहाँ ये वाला डिपेंडेंट कर दिया, इसको डिपेंडेंट कर दिया, दैट इज व्हाट 1, एक वेरिएबल तो ये हो गया। और यहाँ से अगर मैं निकालने चलता हूँ वैल्यूज, ठीक है, इसकी वैल्यू को तो मैंने 0 पुट कर दिया, सो दैट मीन्स व्हाट आई एम स्टार्टिंग A22। सो नाउ देन व्हाट हैपन, आई एम गेटिंग माइनस टाइम ऑफ A33 plus A44 plus dot 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 plus ANN। सो एक वेरिएबल जो ये है ये भी इन पे डिपेंड कर गया है, यानी कि एक यहाँ से टोटल दो वेरिएबल डिपेंडेंट है। और टोटल डायमेंशन मैंने कितनी निकाली थी इसकी, ए डायमेंशन थी, और इसमें से मुझे टू और निकालने पड़ेंगे जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, तो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट -2। व्हाट हैपन, दैट इज नथिंग n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, यानी कि -4 by 2। So the first one is the correct option for this question. Hope it is clear to all of you. एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है बेटा, यहीं पर देखो इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर वो ये आपको कहे द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट ही इज टॉकिंग, स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। सो नाउ देन अगर आपसे पूछ ले कि इस क्वेश्चन के बारे में बताइए जी, ये सब कंडीशन दी हुई है, ट्रेस भी और डिटरमिनेट भी, तो बेटा आप ये नोटिस कीजिएगा, सबसे पहले तो क्या होता है स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, डायगोनल्स ये सारे जीरो ही होते हैं, दीज ऑल आर द जीरो टर्म्स। अगर ये जीरो है मेरे पास, सो व्हाट हैपन, ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यानी कि जो हमने ऐड किए थे पहले, तो सबसे पहले यही खत्म कर दो, ये भी ऐड नहीं होने के, यानी कि जो फ्री वेरिएबल्स हैं आपके पास कितने, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। नाउ नोटिस कीजिए कंडीशन का कोई फर्क पड़ा क्या, A11 इज इक्वल टू 0 जो कि पहले ही ऑलरेडी 0 था। नाउ देन ट्रेस इज इक्वल टू 0, दैट वाज आल्सो अ 0 ऑलरेडी, तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये आंसर होगा जी एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, यानी कि एन एन माइनस 1 बाई 2। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, yes, let W be the complex number such that omega cube is equal to 1, but omega is not equal to 1। क्या कहा आपको, ओमेगा की क्यूब इज इक्वल टू 1 है, बट क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। एंड ए इज इक्वल टू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है ना। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, आप तो जानते हो क्या, मैं सबसे पहले इसका रो सम देखूंगा, रोसम रोसम एंड रोसम क्या आ गया जी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्या होता है जी, सभी इसका सम जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से भी क्या मिला जी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 0, और यहाँ से भी क्या मिलेगा जी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि जीरो मस्ट बी। हम क्या जानते हैं, अगर कभी भी रो सम या कॉलम सम आपके पास कोई भी फिक्स वैल्यू आ जाए डी, दैट मस्ट बी द eigen value of this matrix। this implies that lambda is equal to 0 must be, क्या जी, must be eigen value, eigen value of a, पक्का आइगन वैल्यू है जी मैट्रिक्स ए की, ठीक है सर, आइगन वैल्यू है, तो चलिए हमें ये मालूम होगा कि इसकी आइगन वैल्यू है। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू है, तो हम ये भी जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज।
आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट है तो एक आइगन वैल्यू क्या है 0, तो 0 का मल्टीप्लाई आप करेंगे लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के साथ, व्हाट हैपन, दिस विल बिकम द 0, डिटर्मिनेट 0, दिस इंप्लाइज नॉट इन्वर्टेबल। तो पहला ऑप्शन खत्म जी। इसने क्या कहा था, ए इज इन्वर्टेबल, लेकिन हमने क्या बता दिया, ए इज नॉट इन्वर्टेबल। नाउ देन इसके बाद जब हम रैंक की बात करते हैं तो हम बात, अब चूंकि आइगन इज लैम्डा इज इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू आ गया है और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो पक्का अब इसकी रैंक जो है आपके पास 3 नहीं होने वाली है, इससे कम होगी। रैंक की बात की है ना इसने, तो 3 से कम होगी, कितनी हो सकती है, 2 भी हो सकती है जी, 1 भी हो सकती है। लेट अस चेक क्या करीब तरीका होता है। रैंक की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर एल विल बी द रैंक, ये आपका रैंक हो जाएगा मैट्रिक्स का यदि मुझे उसकी कोई एक सब मैट्रिक्स मैं ढूंढ लूं। क्या करूं, मैं एक सब मैट्रिक्स ढूंढ लूं जिसके अंदर आर ऑर्डर के जो सब मैट्रिक्स, मैंने आर ऑर्डर की मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स ढूंढी और जिसका डिटर्मिनेट मैंने कहा ये कि बी है, बी आर बोल दिया, और इसकी डिटर्मिनेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। जबकि इसके भी आर प्लस वन वाले हैं, आर प्लस वन ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स लूंगा उस डिटर्मिनेट इज इक्वल टू जीरो, दैट्स द थिंग। तो 3 वाला तो जीरो है, हमें पता लग गया। अब हम 2 की तरफ अप्रोच करते हैं, तो इसमें से हमें एक सब मैट्रिक्स ढूंढनी होगी 2 क्रॉस 2 की। अब आप नोटिस कीजिए बेटा, मैं सबसे पहले इसको ले लेता हूँ, क्या लिया जी मैंने, 1 ओमेगा 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 स्क्वायर। सो व्हाट हैपन, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेट निकाला इनका। सो दिस इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू a जीरो। तो इसका मतलब ये माइनर तो 2 क्रॉस 2 का नहीं बन रहा है, लेकिन क्यों ना हम दूसरी सब मैट्रिसेस देखें कोई। अगर मैंने ये मैट्रिक्स ले ली, मैंने ये वाला उठा लिया, सो व्हाट हैपन, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और 1। ये आपकी चॉइस है बेटा, एक एलिमेंट ये उठा सकते हो, एक ये उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ये उठा सकते हो, एक ये उठा सकते हो, नो मैटर, दिस इज अप टू यू। So what happened? This is what, that is equal to omega square minus omega, which is not equal to 0. दिस डिटर्मिनेंट क्या हो गई जी, 2 क्रॉस 2 की। एटलीस्ट 1 चाहिए था ऐसा एक सब मैट्रिसेस इसका, पूरे में से जिसका मैं देख लूं, तो मैंने देखा कि ओके, इसका मतलब इसके पास एक सब मैट्रिसेस पड़ी हुई है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो रैंक कितनी हो गई जिसकी रैंक में पक्का मैट्रिक्स की रैंक हो गई जी 2, दैट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। और जीरो इज अगेन वैल्यू ऑफ, ये मैंने पहले आपको बोल दिया है, अगर ऐसे रो सम या कॉलम सम जीरो आता है तो दैट मस्ट बी द आइगन वैल्यू, तो जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, दैट्स अ थिंग। अब आप एक और बात देखिए, आप क्या जानते हैं, रैंक प्लस नल्टी ऑफ दिस, रैंक ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द डोमेन, ये 3 है, ओके। और रैंक आपके पास आ गई है जी 2, इसका मतलब नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, आ गई जी ना 1। यानी कि आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर है जो कि जीरो पे मैप जा रहा है, नल्टी का मतलब ये है। सो दैट मीन्स यहाँ क्या कहा गया इसने, देयर एग्जिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। पहला जो वर्ड कंफ्यूज कर दिया ना इसने, वेक्टर्स की बात की, जबकि यहाँ पर क्या है, such that t of v is equal to a of w is equal to 0, that is nothing बेटा। ये आपके पास lambda is equal to 0 के लिए इसने क्या देखने की कोशिश की है, इसने देखने की आइगन वेक्टर्स को देखने की कोशिश की है। सो सिंपली क्या हो गया जी, आपके पास दो तरीके थे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल बना करके भी, लेकिन दो नहीं हो सकते जिसके लिए आपका ax is equal to 0 हो जाए, दैट शुड बी द वन वेक्टर ओनली, जिसके लिए नल्टी की डेफिनेशन भी तो यही है ना, कि आप क्या कहते हैं भाई, a of x is equal to 0, collection of all those x for which this is equal to 0, right, tx लिखते हो, बल्कि t is also the operator तो बिहेव कर रहा है मैट्रिसेस, so that is a thing, so that is what t of x is equal to 0, that is मतलब क्या हुआ जी, दो, तो ये तो बात गलत हो गई जी। हमारे पास दो वेक्टर ऐसे नहीं है जो इस नेचर को रखते हैं, हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है जो इस नेचर को रखता है जी। ठीक है, तो चलिए, होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीआईडी। देखो बेटा, ये सारे के सारे स्टेटमेंट बेस्ड रिजल्ट होते हैं, इन्हें हमें बारंबार रिकॉल करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पे ही बेस्ड क्वेश्चन होता है, आगे पीछे ही घूमता रहता है। सो बी केयरफुल बेटा। अब मैं एकदम से रैंडम से पूछ लूँ, आपको बताओ जेड आई होता क्या है, क्या वो ईडी होता है, तो दैट मीन्स हमें मालूम होना चाहिए, यस दिस इज अ इंटीग्रल इक्वल आइडियल डोमेन, दिस इज अ ईडी। और हमें इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना चाहिए, कौन से स्ट्रक्चर, हमने क्या बताया था सबसे पहले, फील्ड आता है जी आपका, दिस इज अ फील्ड।
Another one is that. Another one is your principal ideal domain, PID, right? Or third one is the what? Third is your नो 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 नो, इसके अंदर भी है एक और, क्या है जी? इसके अंदर है आपके पास ईडी, इसके बाद पीआईडी, फिर आपके पास आएगा यूएफडी, एंड देन आपके पास आएगा जी इंट्रीगल डोमेन, आपके पास इंट्रीगल डोमेन। ये सब बाहर, अंदर से बाहर को एम्प्लाइज करते हैं। अगर कोई फील्ड है तो पक्का वो पीआईडी भी है, ईडी भी है, यूएफडी भी है, आईडी भी है, राइट? सो बी केयरफुल बेटा, इसको अंदर वाले को मैं दोबारा से बनाना चाहूंगा, कोई ऐसा ना हो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ इसमें, नहीं, ठीक है? व्हाट इज दैट, आई विल लेट यू नो। दिस स्ट्रक्चर इज द फील्ड, और यहाँ पर पड़ा हुआ है आपके पास ईडी, ठीक है ना जी? ईडी को मत भूल जाना, वरना ईडी का सबसे प्लेस आपके पास। ओके, नाउ देन, सो ये स्ट्रक्चर क्या है आपको ये मालूम है हमें कि जेड आई जो होता है जी वो इंट्री आपका इक्वलाइडियल डोमेन ईडी होता है। अगर ये ईडी है तो इसका मतलब पीआईडी भी हो गया। इसने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीआईडी, नॉट की बात की है, नॉट पीआईडी, इसका मतलब ईडी तो पीआईडी होता है, तो ये तो बात गलत हो गई जी, ठीक है? नॉट पीआईडी ये तो है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट पीआईडी, तो ये तो आंसर हमारे पास क्या हो गया जी? ये तो गलत बात हो गई, ये आंसर नहीं है हमारे पास, ये तो है ना चूंकि पीआईडी। नाउ जेड टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो जब भी कोई ऐसी स्ट्रक्चर मेरे पास है तो मुझे क्या देखना होगा? ये किसके आइसोमॉर्फिक जा रहा है? जीरो रखिए इसके अंदर, जीरो रखने पर क्या आएगा? जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, और वन रखने पर क्या आएगा जी? वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, विच इज इक्वल टू वन अंडर मॉडुलो टू। तो क्या हुआ? एनी हाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए जीरो, तो इस पॉलिनॉमियल के पास जीरोस नहीं है, जेड ओवर जेड टू। सो व्हाट हैपन? दैट इज आइसोमॉर्फिक टू द सम फील्ड, और अगर फील्ड के आइसोमॉर्फिक चला गया ये आपके पास, सो फील्ड तो क्या होता है? एडीपी एडी यूएफडी सब होता है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं रहा है जी आपके पास, राइट? नाउ देन come to the next one. What is this structure? That is also the one of the famous structure. ZX क्या होता है जी? Z is X is over UFD but not PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। सो क्या पूछा था? विच ऑफ नॉन, ये तो करेक्ट है जी, यही था आपका आंसर। ओके, व्हाट इज दिस? दैट इज ए स्ट्रक्चर आपके पास, जो आपके पास आंसर मिल गया है जी। और नेक्स्ट क्या दिया है आपको जी? Z ऑफ रूट ऑफ -5, और हमें अगर यहाँ पर d दिया हुआ होता है तो d को हम क्या कहते हैं? रूट ऑफ -d, एंड d ग्रेटर देन आपके पास 3। सो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? रिकॉल एंड गो इन द बैक, मैंने आपको क्या बताया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? कुछ होमवर्क भी जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन? कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो हमारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है? सो क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें दिया गया है जी Z5, राइट? सो Z5 क्या है जी? Z5 इज फील्ड, इज इट? हम क्या कहते हैं? कोई भी अगर हमारे पास P प्राइम है तो डेफिनेटली ZP इज ए फील्ड, तो ये तो हमारे पास क्या है? फील्ड है। और अभी मैंने आपको क्या बताया था? फील्ड तो हमारे पास सबसे पहले ईडी हो जाएगा फील्ड होते ही, उसके बाद पीआईडी हो जाएगा, फिर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो करेक्ट हो गया जी। दूसरा जेड आई को हमने क्या कहा था? अभी इंट्रीगल डोमेन होता है, इक्वलाइडियन डोमेन होता है। अगर ये इक्वलाइडियन डोमेन है तो व्हाट हैपन? इम्प्लाइज किसको कर देगा? पीआईडी को इम्प्लाइज कर देगा। और ये किसको इम्प्लाइज कर रहा है? दैट इज इम्प्लाइजिंग किसको? ये इम्प्लाइज कर देगा हमारे पास जो है पीआईडी को, और ये इम्प्लाइज कर देगा आपके पास यूएफडी को, राइट? सिमिलरली ये आपका इम्प्लाइज करेगा ईडी को, इम्प्लाइज करेगा पीआईडी को, और ये इम्प्लाइज करेगा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन को। सो व्हाट हैपन? दिस इज आल्सो द करेक्ट वन। Z2I, जब भी हमारे पास ZNI होता है तो हम कहते हैं एंड कॉन्ग्रुएंस टू अगर 3 है, so ZNI is not integral domain, is not integral domain if cup and congruence to 1, if either and congruence to 1
मॉड 4 और किसके 2 मॉड 4, इन दोनों में से कोई सी भी बात हो जाएगी। तो आप क्या देखेंगे इसके अंदर, भाई 2 किसके है, 2 इज ए कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉड 4, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूएफडी, ये तो आपके पास नॉट इंटीग्रल डोमेन हो गया, एम्प्लाइज नॉट इंटीग्रल डोमेन। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, नॉट यूएफडी, दिस एम्प्लाइज नॉट यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो ये तो नहीं हो सकता है जी। आप बात कीजिए आप अपनी जेड की, जेड के बारे में अभी हमने क्या बताया था, दैट इज ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बट नॉट पीआईडी। इसको हमेशा ऐसे ही याद रखना चाहिए बेटा। सो द यूएफडी तो है ना, यूएफडी पूछ रहा था, तो 3 आंसर दिए थे एग्जामिनर ने आपको, ओके ना। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली हियर नॉट, एंड देन आई विल मूव फर्दर। इज इट वर्किंग, या दैट्स वर्किंग, नो प्रॉब्लम। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रल डोमेन, कौन सा है जी हमारे पास इक्वल आइडियल डोमेन, क्या ईडी। तो सबसे पहले तो सर जेड 3 आई दिया हुआ है, अभी आपने दो स्ट्रक्चर्स बताई थी, दो नेचर बताई मैंने आपको, जेड 3 आई जेड एन आई के लिए क्या बताया था भाई, नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट इंटीग्रल डोमेन क्या, इफ आइदर, तो क्या हमने स्ट्रक्चर दी थी, आइदर आपके पास जो है एन कॉन्ग्रुएंस टू 1 हो मॉड 4 पर, या फिर और क्या हो जी, एन कॉन्ग्रुएंस टू 2 हो जाए मॉड 4 पर, ये बातें थी। बट आपने तो नहीं बताया सर कि कब वो आपके पास और स्ट्रक्चर बनेगी, तो अब आप दूसरा भी लिख लीजिए, क्या, सेकेंड इजी में रिजल्ट, जेड एन आई इज फी, जेड एन आई इज आपके पास क्या बन जाएगा जी, दैट इज अ फील्ड, कब, जब n कॉन्ग्रुएंस हो 3 mod 4 के। तो इन द फर्स्ट वन व्हाट हैपन, हियर आप क्या देख रहे हैं, 3 is congruence to 3 mod 4, this implies that is a field, field, this implies that is an integral domain, so this is the correct option. Now come to the next one, zi, अभी क्या क्या बताया था हमने, this is a already ed, सो ईडी है, यही चाहिए था हमें, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। जेड आई का भी पता लग गया, जेड पी आई का भी, जेड एन आई का भी पता लग गया। चलते हैं जेड 6 एक्स के पास, जेड 6 एक्स, राइट। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को देखिए, ये किसके आइसोमॉर्फिक है, दिस स्ट्रक्चर, व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर, जेड 6 इज अ नथिंग दैट्स हैव ए 2 and 3, दो जीरो डिवाइस पड़े हैं, 0 2 3 और 4, these all are the zero divisors because I am taking 2 and 3, both are non zero vector but their product is equal to a 0, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है जीरो। सो इसको अगर मैं कहूँ कि भाई कोई भी मैंने सिंपली क्या ले लिया, जेड 6 एक्स बाई एक्स अपॉन है, कोई भी सिंपल एक वेरिएबल ले लूँ, एक आइडिया ले लूँ, सो दैट इज आइसोमॉर्फिक टू जेड 6, क्योंकि ये मेरे पास अगर मुझे यहाँ पर ईडी बनना है, दिस स्ट्रक्चर शुड बी द पीआईडी फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर मेरी पीआईडी होनी चाहिए। बट मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, ये तो जीरो डिवाइजर्स रखती है जिस स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर, अगर मैं इस बात को भी छोड़ता हूँ, दिस स्ट्रक्चर हैव ए जीरो डिवाइजर, सो नॉट इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, और मुझे एटलीस्ट पीआईडी चाहिए थी ईडी बनाने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, दिस इज नॉट द ईडी, सो कैंसल इट दिस वन। और जेड के बारे में तो हमने अभी बताया ही था आपको, क्या, what is that, zx is nothing, z is a unique factorization domain but not pid, pid नहीं होता है जी, but ufd होता है, so this is not the correct answer, हमारे पास pid तक भी नहीं, ufd कभी भी इंप्लाइज नहीं करेगा ऊपर को, ठीक है ना बेटा। सो दोनों के दोनों आंसर आगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा बच्चा लोग, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, the characteristic of this is, what will be the characteristic, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, रिकॉल द फॉर्मूला, हमें दिया गया है जेड आई, ओके, अपॉन 2 + 2i, राइट ना। मैं सिंपली कहूंगा कि कभी भी दिया हुआ है a + bi इज आइसोमोर्फिक टू,
किसके आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं जी? दिस स्ट्रक्चर इज आइसोमॉर्फिक टू किसके? ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी जी आपके पास z of a square plus b square if gcd of a comma b is equal to 1. But sir, in your case a और b की वैल्यू क्या है 2, their gcd is not equal to 1. तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं चलने वाला है, तो कम टू द नेक्स्ट वन. सेकेंड, what is that? zi upon a plus ib is isomorphic to किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे जी? दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z2i. Z2i मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, बट लिख लीजिए आप चाहें तो इनटू किसके आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं जी? दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू a बाई डी का होल स्क्वायर प्लस b बाई डी का होल स्क्वायर. व्हाट इज दैट? a बाई डी का होल स्क्वायर प्लस b बाई डी का होल स्क्वायर. और इवन दो जो मैंने यहाँ 2 लिखा है ना, हमेशा 2 नहीं होता बेटा, ये d है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसको d. What is d? Uh, if GCD of a comma b is not equal to 1 but equal to किसके? इसको ऐसे नहीं, is equal to d which is not equal to 1, right? और d क्या है? यही वाली वैल्यू है. अब आपके पास देखिए आपके केस में क्या हुआ? GCD 2 और 2 का GCD क्या आ गया? That is equal to 2. This implies the value of d is equal to 2, right? तो क्या हो गया जी आपके पास आंसर? सो दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर जो आपको दी हुई है ये किसके आइसोमॉर्फिक जाने वाली है? Z2i के इंटू यहाँ पर क्या मिलेगा? ZA बाई डी. ए की वैल्यू कितनी? 2 और डी की वैल्यू कितनी? 2. सो दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. सिमिलरली b बाई डी की वैल्यू भी 2 ही है हमारे पास. सो व्हाट हैपन? दिस विल बिकम Z2i क्रॉस Z2. तो ये जो स्ट्रक्चर जाने वाली है ना जी, इसके आइसोमॉर्फिक इस कैरेक्टरिस्टिक इससे क्या निकली? दिस इंप्लाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ zi अपॉन 2 प्लस 2i कितनी हो गई? इज 2. सो दैट इज मतलब क्या हो गया जी? कैरेक्टरिस्टिक हो गई जी 2. ओके, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो बेटा दोनों फॉर्मूले रिकॉल कर लीजिए, अच्छे से याद रखिए इन चीजों को, ठीक है ना? Now then come to the next one. What is that? Let f is a function from f4 to r be a ring homomorphism which is into then kernel of f is equal to what? क्या दिया गया है? हमें एक f फंक्शन दिया गया है f4 से r के ऊपर. बहुत अच्छी बात है. कर्नल इज एन आइडियल ऑफ F4. इसको तो आप बिल्कुल बिंदास लगा दीजिए, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है. कर्नल हमेशा ही आइडियल होने वाला है आपके पास. व्हाट? क्यों? क्योंकि ट्रिवियल तो हमेशा ही मिल जाता है ना, इसलिए हमेशा ही आइडियल वाला हो जाता है. अब आर को देखिए, आप एक बार जस्ट इसके स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश कीजिए. डोमेन में तो आपके पास 4 ही एलिमेंट है. मैं कह सकता हूँ भाई ठीक है, आपके पास आ गया 1 आ गया, ए आ गया, 1 प्लस ए आ गया और 0 आ गया. सो दिस आर द 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4. हमने 4 के 4 एलिमेंट्स मान लिए. इसमें 0 भी है एंड रेस्ट एलिमेंट्स भी हैं बहुत सारे. तो एक तो आपके पास क्या बन सकती है जी? आपके पास सिंग हो सारे के सारे चारों के चारों एलिमेंटों को मैं 0 के पास भेज दूं. ठीक है. सो कर्नल ऑफ f कैन बी एज 0. देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? वन थिंग. नाउ देन व्हाट हैपन? भाई इसके अंदर 0 को छोड़िए, उसके बाद जितने भी रेस्ट एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर कितना है? आपके पास 4 पड़ा हुआ है. इसका तो ऑर्डर फाइनाइट है, सारे डिवाइड भी कर देंगे. So what happened with this one? हर ऑर्डर का एलिमेंट है इसके अंदर, आर के अंदर. सो दैट मीन्स आपके पास चला जाएगा जी अलग. हमने कहा कि भाई ठीक है, आइडेंटिटी को तो आइडेंटिटी के पास भेज देते हैं, बट रेस्ट एलिमेंटों को आप भेज सकते हो. ये ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए वाली प्रॉपर्टी को भी नहीं फील करेगा. इसका मतलब 4 भी एलिमेंट हो सकते हैं, यानी कि F4 के आइसोमॉर्फिक भी जा सकता है जी. इज आल्सो ट्रू. So that means these three are all the answer of this question. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? यस. For which value of n the quotient ring zi upon n zi is an integral domain. देख लेते हैं जी. Which of the values of for which value of n the quotient ring zi upon
सबसे पहले आप देखिए दैट इज नथिंग कि क्या है स्ट्रक्चर बेटा, जेड आई अपॉन एन जेड आई इज नथिंग दैट इज आइसोमोर्फिक टू जेड एन आई। ओके ना जी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पर मिल गई है। इज एन इंटीग्रल डोमेन, हमें पूछा गया है इंटीग्रल डोमेन के बारे में। अब हमारे पास यहाँ दो संरचना होती है जेड एन आई के बारे में। क्या, एक तो हम कहते हैं भाई नॉट इंटीग्रल डोमेन, और दूसरे कहते हैं हम बात की ये कब आपके पास फील्ड हो जाएगी, जो फील्ड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो इंटीग्रल डोमेन भी होगा ही होगा। क्या कंडीशन होती है, जब n कॉन्ग्रुएंस टू 3 हो मॉड 4 में। ऐसा ही तो बाइफर्केशन है इन दोनों के बीच में n की वैल्यूज पे। सो नाउ देन व्हाट हैपन इन दिस केस, अब आपको ऑप्शंस की तरफ अप्रोच करना होगा। 2 नहीं हो सकता है जी, 13 को अगर हमने डिवाइड किया 4 से तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली 4 तिया 12 है ना, एक बच जाएगा। सो 9 और 19 को करते हैं हम 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 3 19, यस दिस इज द करेक्ट। और 7 को करते हैं तो 3 फिर बचते हैं। सो दैट मीन्स वी हैव टू सी द रिमाइंडर। ओके, सो होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है ना, तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी। सो सी हियर द व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें गिवन है, कंसीडर द पॉलिनोमियल रिंग QX, द आइडियल ऑफ QX जनरेटेड बाय दिस इज, व्हाट इज दैट, इज अ मैक्सिमल आइडियल और इज अ प्राइम आइडियल। तो हमने आपको क्या बताया था, हमें कैसे सोचना है, जो भी हमें आइडियल दिया हुआ है हमें लिखना होगा भाई ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग दे दिया QX, और दैट मीन्स किससे जनरेटेड है, दैट मीन्स द आइडियल इज व्हाट, एक्स क्यूब माइनस 3। इसको देखने के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर भाई, अगर इसको प्राइम आइडियल बनना है दैट मीन्स प्राइम आइडियल बनने के लिए जो इसके भी आइसोमोर्फिक स्ट्रक्चर जाए दैट मस्ट बी द इंटीग्रल डोमेन। ओके, और अगर इसको मैक्सिमल आइडियल बनना है तो दैट मीन्स दिस आपका पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए जी, दो स्ट्रक्चर है इसके पास, या तो ये जो जिस स्ट्रक्चर के आइसोमोर्फिक जा रहा है वो आपके पास इंटीग्रल डोमेन हो, और या फिर वो आपके पास क्या हो जिसके भी आइसोमोर्फिक जाएगा दैट मस्ट बी द फील्ड। तो जो सी भी स्ट्रक्चर है उसको हमें सर्च करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, अरे वाह इसमें तो हमारे पास P गिवन है, P इज इक्वल टू 3, प्राइम हमें गिवन था, द प्राइम की वैल्यू है 3, तो बाय द आइंस्टीन क्राइटेरिया क्या हो गया ये आपके पास, दैट मीन्स 3 से आपने डिवाइड किया किसको, 3 से आपने डिवाइड किया सारे कोफिशिएंटों को अदर देन द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री जो भी इसके अंदर है। तो इसका तो कोफिशिएंट 1 है वो डिवाइड नहीं होता है जी, वेरी गुड, बट और सब हो जाते हैं। और पी स्क्वायर से हमने क्या, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, नहीं होता है जिससे डिवाइड, तो इसका मतलब बाय द आइंस्टीन क्राइटेरिया ये जो मेरा पास आइडियल है दैट इज इरिड्यूसिबल। क्या आ गया जी मेरे पास, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल आ गया। इसका मतलब दिस स्ट्रक्चर इज आइसोमॉर्फिक टू, ये स्ट्रक्चर किसके आइसोमॉर्फिक होगी, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड। और फील्ड क्या होता है जी, फील्ड है तो इसका मतलब ये फील्ड इंटीग्रल डोमेन भी होता है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर किसके हो गई जी, आइसोमॉर्फिक, जो आइडियल जो था आपके पास दैट इज ए मैक्सिमल आइडियल। सो क्या आंसर आए, बट ये तो फील्ड तो आपके पास इंटीग्रल डोमेन भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, वो मैक्सिमल है तो उसका मतलब प्राइम भी है जी। मैक्सिमल बट नॉट प्राइम गलत बात, प्राइम बट नॉट मैक्सिमल गलत बात, बोथ मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल, यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, yes let I is equal to x4 plus x cube plus x square plus x plus 1 be the ideal in z2x and f is equal to z2x। भाई I को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, I मेरा किस आइडियल है, x4 plus x cube plus x square plus x plus 1, what is this ideal, just a recall that is a nothing, that is a cyclotomic function। ये क्या दिया हुआ है जी आपको, साइक्लोटोमिक फंक्शन, साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको। तो साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो तो इरिड्यूसिबल होते हैं जी, इसका मतलब व्हाट इज दैट, दिस इंप्लाइज दिस इज ए इरिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल है तो इसका मतलब क्या हो गया जी आपके पास, z2x by I is structure is isomorphic to a field। फील्ड किसके आइसोमॉर्फिक जाता है, ऐसा फील्ड
जो भी यहाँ पर p लिखा हुआ है उसको तो 2 रखो और जो नीचे इसकी डिग्री रखी है उसको 4 रखो ऊपर. So what happened? What is that? This is isomorphic to the field of 16 element. ये क्या हो गया जी आपके पास field with the 16 element. 16 element. Is it the answer? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ना? So that's the thing. तो it's a field with the 16 element. Hope. तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ everything is working properly with the software or not. So now then, is it working? Yes, that's working properly. So now then, come to the next question. Next question आपको क्या information देता है जी? The number of irreducible quadric monic polynomial over Z5. इस फॉर्मूले को याद कीजिए बेटा. irreducible की बात की है एग्जामिनर ने आपसे. एग्जामिनर किसको पूछ रहा है? irreducible को. So the number of सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास. The number of irreducible. तो आज तो हमें काफी सारी चीजें रिकॉल हो गई ना. द नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक मोनिक polynomial are given by the following formula. Given by the following formula. What is that? P बताइए प्लस आएगा कि माइनस आएगा? 1/2. ओके, जस्ट थिंक कितना आने वाला है जी? p प्लस 1/2 आने वाला है या p माइनस 1/2 आने वाला है? p माइनस 1/2 आने वाला है या p प्लस 1/2 आने वाला है? ये आपको मैंने देखो बताया था. सो वन आप नोटिस कीजिए बाई 2. ओके, p की वैल्यू कितनी है? p इज इक्वल टू आपको गिवन ही है ऑलरेडी 5. नाउ देन थिंक व्हाट विल बी द p इज इक्वल टू ऑलरेडी आपको गिवन है. तो कितना आ गया जी आपके पास? जल्दी से मुझे बता दो. यहाँ देखो दो चीजें हैं आपके पास. एक तो रिड्यूसिबल के लिए भी p1/2. अब बीच में आपको बताना है कि -1 या +1. मैंने आपको एक रिलेशन भी बताया था इनके अंदर कि रिड्यूसिबल कितने होते हैं जी और इरिड्यूसिबल कितने होते हैं. सो नोटिस हियर और निकाल के मुझे बताइए कि आपके पास कितना इसका आंसर आने वाला है. नोटिस कीजिए कि कितना आना चाहिए भाई हमारे पास. कितना? चलिए माइनस रख देते हैं. ठीक है, -1/2. कितना आएगा अब आंसर बेटा? आप तो बता दो. हमने 5 माइनस 1 बटे 2 आ गया आपके पास. कितना हो गया जी? 4 हुआ तो 5 दूनी 4 आ गया. दैट इज इक्वल टू 10. 10 इज द करेक्ट आंसर. अगर फॉर एग्जांपल बेटो आपने यहाँ पे प्लस रख देते ना तो उसमें आंसर नहीं. हाँ, लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसा करता, आपने रिड्यूसिबल के केस में क्या होता है? p+1. देखो क्या आपके पास आंसर भी नहीं है. 5 इंटू 5 प्लस 1/2 कितना आ गया जी? 5 या 15. तो वो तो आंसर भी नहीं है. तब कंफ्यूजन ज्यादा होता अगर एग्जामिनर यहाँ पर 1 भी दे देता, तब फार्मूले में था. लेकिन मैंने आपको क्या हिंट कहा था? मैंने हमेशा ही आपको कहा था भाई जो रिड्यूसिबल वाले हैं ना आपके पास इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू क्या? इरिड्यूसिबल होते हैं हमेशा ही. सो दैट इज अ रिलेशन. सो बी केयरफुल. पीपी प्लस 1/2 में ज्यादा मिलेंगे. सो दैट इज अ रिड्यूसिबल और पीपी प्लस 1 में इरिड्यूसिबल कम मिलेंगे. ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? Let P be a non-zero ring such that x cube is equal to x. For all x belongs in R, then characteristic of R is. What will be the characteristic? क्या दिया गया है हमें? R दिया गया है. Be a non-zero ring such that x cube is equal to x for all x belongs in R. Characteristic of R के बारे में पूछ रहा है जी. तो आप सबसे पहले तो यही देख लीजिए भाई. x cube is equal to x क्या implies कर रहा है आपके पास? That is nothing. Okay, so that is a x square is equal to आपके पास क्या आ गया? आइडेंटिटी. यानी कि एक for all के लिए इसने साथ साथ कहा है for all आइडेंटिटी. सिंपली ऐसे लिखो for all x belongs in R. तो आपके पास नॉन जीरो रिंग ऑलरेडी लिया है जी. सो यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 या फिर आइडेंटिटी यानी कि 1 हो,
ऐसे ही सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को तो। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, ऐसा कौन सा रिंग हो सकता है? देन सच रिंग्स आर, दैट कैन बी द Z2, that can be the Z2 into Z2, that can be the Z2 and that can be the Z2 into Z2। ऐसा रिंग हो सकता है जी, टी टाइम्स या एन टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लो, इसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर तो 2 है या फिर आइडेंटिटी 1 है। सो नाउ देन सर यही क्यों कह रहे हो? आपके पास ये भी हो सकता है जी Z2X, ओके सर ये भी हो सकता है जी साथ में, सर ये भी हो सकता है जी इसके साथ में। सो दैट मीन्स इस टाइप का मिल जाए, कोई सिंगल हो या सारे के सारे हो तो ऐसी स्ट्रक्चर भी मिल सकती है, खाली Z2X भी मिल सकते हैं। लेकिन सबकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? सबकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 2 ही है एनी हाउ। सो द करेक्ट आंसर इज द ए, फर्स्ट वन, 2 कैरेक्टरिस्टिक। होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? Now let Px be a polynomial of a real valued x of a degree greater than or equal to 1. Consider the power series this, then radius of convergence is that। बेटा देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या कहा इसने, Px be a polynomial Pn में लिख रहा है तो यानी कि आप मैं कह सकता हूँ कि भाई दैट इज नथिंग, ये सीरीज कुछ आपके पास ऐसी है, n इज इक्वल टू 0 टू और ग्रेटर इक्वल टू डिग्री का है ना 3 माइनस 2n प्लस 5, ऐसा कुछ भी ले लीजिए आप, एन स्क्वायर ले लीजिए, इसके पास n ले लीजिए प्लस 1 ले लीजिए, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया और साथ में क्या लगा दीजिए जेड की पावर है। कोई भी तो पॉलिनोमियल ले सकते हैं ना, कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लीजिए। अगर ऐसा पॉलिनोमियल हुआ हमारे पास कि जिसमें मैं कहूँ कि एक से ज्यादा आपके पास टर्म्स आ रहे हैं, राइट? सो नाउ देन हाउ यू विल टैकल, ऐसी सीरीज को हम कैसे टैकल करते हैं? दैट इज नथिंग एन की क्यूब जेड एन माइनस हमारे पास क्या आ गया जी, या प्लस कहूँ मैं आपके पास समीशन, वापस n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट है ये, दिस इज व्हाट माइनस 2n स्क्वायर और zn, you can write 9 this way। So now then what happened? 5n z to the power n is equal to 0 to infinite, and then next is what? Summation zn। ओके दिस इज द सीरीज, आपके पास ये सीरीज दी गई। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास जो सीरीज है भाई, ये मेरे पास एक मैं इसको I1 दे दिया, इसको I2 दे दिया, इसको मैंने I3 दे दिया, इसको मैंने I4 दे दिया। ओके सब मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, इसका भी मैं निकालूंगा, R1 निकाल लिया मैंने, इसका भी 1 आएगा, इसका R2 का भी 1 आएगा, R3 का भी 1 आएगा और R4 का भी मेरे पास 1 आएगा। ओके मुझे क्या करना होता है, रूल कहता है कि मिनिमम ऑफ मैं R1 R2 R3 R4 जो भी है सो निकाल लूं, विच इज व्हाट 1, तो करेक्ट आंसर इज द 1। लेकिन ये भी आप ध्यान रखना बेटा, क्यों ऐसा हो रहा है? आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, n प्लस 1, जैसे ही आप r निकालने के लिए चलते हो ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या आती है जी, हमेशा ही 1 आती है किसी भी केस में पॉलिनोमियल में। तो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन आपको 3 तरीके से पूछा हुआ है, 2 तरीके से पूछा हुआ है, एक तरीका तो ऐसे दे करके, एक बार ये दे करके। तो सबसे पहले उसने ये भी कोई इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था 2007 में, तो उसे लगा कि अच्छा ऐसे पॉलिनोमियल पे तो हमेशा क्या होता है, एक ही आती है रेडियस ऑफ कर्व, फिर इसको हम एक्सटेंड कर दिया जाए, और उसने इस कंसेप्ट को जनरलाइज कर दिया कि पी एन एक्स दे देते हैं, ढूंढता रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बिल्कुल भी कूल रहिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कूल होके दोगे तो अच्छा एग्जाम होता है। ठीक है, सो चलिए ओके आगे तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। सो आप लोग थे वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल पे और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे थे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके देन।